इंसान के छाती पर यानी लेफ्ट साइड पर कान लगाकर केवल उसकी शांत प्रिय सेकंड से, देखिए हर एक कोई इंसान पल्स को समझ पाएगा ये जरूरी नहीं है। पल्स नहीं मिलेगी आपको, कोई गारंटी नहीं है, अगर आप डॉक्टर नहीं तो आपको पल्स मिल जाएगी, करेक्ट। और बहुत बार क्या होता है कि आपको हाथ की पल्स नहीं मिलती, अगर पेशेंट शॉक में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सबसे बड़ी पहचान क्या है, अपने कान को, जब इस दुनिया में स्टेथोस्कोप नहीं बना था तो डॉक्टर इसी कान से सुनते थे, कान लगाकर उस स्थान पर। तो आप क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड जहां हृदय की धड़कन होती है वहां कान लगाकर केवल और केवल 30 सेकंड के लिए सुनो कि वहां पर लब अब 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 कोई साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक। इससे ये पता लगेगा कि हृदय गति चालू है या नहीं चालू है। पहला सवाल, हड़बड़ाने से अच्छा है पहले ये तो देख ले। वैसे बुरा मानना इन शब्दों का, लेकिन समझने वाली बात है कि भाई साहब अस्पताल लेके जाना है, निगम बोध घाट लेके जाना है, फैसला तो कर ले, शब्दों को गलत मत लीजिएगा, लेकिन समझने वाली बात है। तो पहले ये फैसला करते हैं। अगला क्या करना है, श्वास गति। हम लोग क्या करते थे, अगर आप पुराने काल में जाएं तो क्या करते थे, श्वास नसी चेक करने का तरीका क्या है, नाक के पास लगाएंगे, अब आपको गति मिल गई, नाक के पास लगाएंगे, अगर इनहेलेशन हो रहा होगा या एक्सहेलेशन हो रहा होगा तो आपको यहाँ पर क्या फील होगा, हवा का आने जाने का फील होगा। देखिए अभी आपके पास स्टेथोस्कोप घर में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं से पहचान सकते हैं। दूसरा, उसकी छाती, रोगी की छाती फूल रही है या नहीं फूल रही। फूलने का मतलब जब हम श्वास लेते हैं और सीधा लेटाते हैं तो छाती फूलेगी या बैठेगी। तो इससे क्या पता लगा कि श्वास है, हृदय गति है, लेकिन ये इंसान बेहोश है, ठीक। अब बेहोशी की स्थिति में किसी को चक्कर आ गया हो, एंजाइटी हो गई हो, किसी भी रीजन से हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, आप अपने सब लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखेंगे, जरा देखिए अपने साथ वालों के। ये एक स्थान है जिसे हम आईसीयू में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमरजेंसी पॉइंट, जिसको प्रेस करने से रोगी होश में आ जाता है। देखिए ये नाक की और आंख की, जहां से आपकी पलकें शुरू हो रही है, आप एक बार सामने वाले के रख के देखिए, रखिए एक बार, एक दूसरे के, उसमें क्या शर्म की बात है, रखिए प्लीज, एक दूसरे के रखिए, आप आपस में रखिए, सब लोग आपस में रखिए। अरे भाई आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप बचा पाए दूसरे को। अब इसको हल्का सा प्रेशर देंगे, आप देख के देखिए सामने वाले को बहुत तेज दर्द महसूस होगा, बाकी कहीं महसूस नहीं होगा, आंख के किसी हिस्से में महसूस नहीं होगा, सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां बहुत तेज दर्द सीधा दिमाग तक महसूस होता है। देखिए ये वाला जो स्थान है ना, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ, ठीक है। इस स्थान में अगर कोई चक्कर खाकर बेहोशी की स्थिति में गिरा होगा तो वो होश नहीं। सर ये देखिए, ये जो स्थान है ये है, ये पेनफुल है। अच्छा कभी आपको डाउन फील हो रहा हो, सुस्ती लग रही हो, आप अपने आप से अपना दिखा लीजिए, आपका दिमाग एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन ब्रेन तक है। ब्रेन के अंदर ये क्या करता है, श्वास को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन को ब्रेन तक, क्योंकि ये जगह किसकी है, स्टैचियन ट्यूब की, यहीं के साथ में एक ट्यूब जाती है जो नोज से लेके ब्रेन तक जाती है, और इसको हम स्टैचियन ट्यूब कहते हैं। स्टैचियन ट्यूब का क्या काम है, ऑक्सीजन सप्लाई स्ट्रेट अवे टू द ब्रेन, और इसको प्रेस करने से क्या होता है, सप्लाई चेन एकदम से ब्रेन में बढ़ जाती है। ठीक साहब, होश में लाने का पहला एक तरीका तो आपको पता लग गया कि अगर कोई बेहोश है तो आप सबसे पहले इसको प्रेस करेंगे और पूरे अच्छे से प्रेस करें, उसकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी, उसकी गारंटी से खुल जाएंगी। नौटंकी कर रहा होगा तो भी खुल जाएंगी, सच में होगा तो भी खुल जाएंगी। ठीक साहब, इतना एक बेसिक स्टेप। इसके बाद अगर आपको लगे कि पूरी तरह नहीं खुल पाई है या पूरी तरह दोबारा बंद हो जा रही है तो आप लोग क्या करें, कौन सा हमारा 13 जैसे हम लोग
वो खाते हैं ना मूंगफली लेकर, ऐसे करके गोला ऐसे बना लीजिए। बना लिया आपने। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर त्रिकटु का चूर्ण, त्रिकटु षाडंग संहिता के अंदर अगर कोई रोगी बेहोश हो गया, उसकी चिकित्सा क्या बताइए, त्रिकटु चूर्ण आपने कहाँ रख लिया, आगे, और नाक में रख के सामने से फूंक मार दीजिए उसको, चाहे कुछ भी हुआ हो, एनीथिंग, वो आने वाले 3 से 5 सेकंड के अंदर उसकी पूरी आंख खुल जाएगी। इमीडिएट कॉन्शियसनेस है, इंस्टेंट कॉन्शियसनेस। त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु में क्या होता है, पिपली मारीच शुंठी, यानी आपकी आज के बाद इमरजेंसी घर में आपके पास ये हमेशा अपने पास जरूर रखें। इसके नाक में स्प्रे मार दोगे वो इंस्टेंटली होश में आएगा, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली। यानी जितनी देर में आप इंजेक्शन भरेंगे ना बॉस, उतनी देर में तो रोगी कह जाएगा अरे भाई भरने की जरूरत नहीं है, होश में आ जाएगा, मत करो। सौंठ, मिर्च और पीपल। हाँ, तो ये सबसे पहली एक आपकी क्या पता लगी, अगर कोई रोगी बेहोश पड़े, उसकी आंख नाक से पानी आएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब अगर वो हृदय गति बनने से बेहोश हुआ था, हृदय गति कमजोर होने से बेहोश हुआ था, कार्डियक पेशेंट, तो भी उसका होश आ जाएगा, क्योंकि जैसे पिपली मारी शुंठी उसके नाक से ब्रेन में जाएगी तो वो एक्टिवली क्या काम करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम आ रही थी, सर्कुलेशन ऑक्सीजन की घट रही थी हार्ट तक, वो इमीडिएटली चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, अभी आपको भैया किसी की छाती में प्रेस करने का टाइम अभी नहीं है, मान लो बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं आता, तो आप एटलीस्ट भैया जबरदस्ती, कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, हार्ट इधर होता है, छाती इधर की दबा रहे होते हैं, 15 मिनट दबाने का कह रही है, बेकार है, ट्रेनिंग मेरे नहीं, हार्ट ही चालू हुआ इतनी देर से। जैसे आपने बाइक की राइट साइड लेफ्ट में लगे हो किक मारने, बाइक स्टार्ट नहीं होती। सो पहले आपको समझना है कि आपको किधर किक मारनी है। तो सबसे पहली आसान किक क्या हुई, नाक में त्रिकटु चूर्ण आपको वो कार्य करता है। इससे सर इतना अच्छा लगा मुझे 40 साल हो गई प्रैक्टिस करते हुए। इसमें जो ना कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए ये जो काली मिर्च होती है जी, काली मिर्च को हमारे वैद्य ने जी एक सुई में मतलब चुबो लिया जी, और माचिस से उसको जला दिया जी, और फूंक मारी, उसको सुंगा दिया जी, तुरंत एकदम। हाँ, धूपन चिकित्सा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी, जो वैद्य ने बताया, धूपन चिकित्सा, इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी में बड़ा काम आता है। तो अब हम इस क्लास को अगर इंटरेस्टिंग समझे, हम स्लाइड वाइज समझे। हाँ जी साहब, सर नाराज थे आप, तो अब इसकी आवश्यकता है, देखो कितना आसान बताया मैंने, तो इससे मतलब नहीं सर आप डॉक्टर है नहीं है, किसी के साथ आए नहीं आए, इट विल हेल्प एनीवन इन योर फैमिली इंस्टेंटली। ठीक, अब क्लिनिक के ऊपर वो इमरजेंसी मैनेज करता ही नहीं है, तो बेड की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, आईपीडी बेड की। अच्छा, जो लोग एलोपैथिक अस्पताल चलाते हैं, अगर उनसे आत्मा से पूछा जाए तो सीजनल डिजीज को छोड़ दें, यानी मौसम के अनुसार वाली बीमारी छोड़ दें, तो उनके बेड केवल आईसीयू के भरे होते हैं। वो गारंटी से बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ बंद हो जाएगी। एडीआर इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। अगर आप लोग पाइल्स विजुअल का काम करते हैं, यू शुड कीप द एडीआर विद यू। और एडीआर का काम क्या होता है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वो इंस्टेंटली कहीं की ब्लीडिंग बंद कर देगा। नाक की बात नहीं, ये अलग बात है। तो क्या दूर्वाघास भी कोई काम करेगी? क्या गेंदे के फूल का रस भी गुदा मार के खून को बंद करेगा? जी हाँ, एग्जैक्टली। एक बार एडीआर खत्म हो गया बॉस, आने में उसको लगना था थोड़ा ही घंटे, और मैं एडीआर का एक्चुअल नहीं था, तो यही युक्ति लगाई, घास पीछे थी हमारी भवाना की बिल्डिंग में, और फूल भगवान को लगाए थे, उनका रस निकाला और डाल दिया। सिमिलर रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ जो एडीआर से प्राप्त होता है। तो यानी कहीं पर भी खून आ रहा हो तो आप इसका प्रयोग करके उस खून को रोक सकते हैं। ठीक, emergency medicine is the branch of medicine concerned with prompt diagnosis and treatment of injuries or trauma or sudden illness. Next slide please. It might be anxiety, stiff neck, back pain, pain abdomen, asthma, hemorrhage, accident, stroke, heart attack. All the crises in the medical practice need the crisis management. अच्छा, आप में से BMS डॉक्टर अपना हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आचार्य सुश्रुत ने
हृदय रोग की चिकित्सा अगर उसको हुआ है MI, तो क्या लिखा है? सर मैंने कहा MI, CAD नहीं कह रहा मैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं कह रहा हूं कि आप उसके अंदर अर्जुनारिष्ट देंगे, हृदय योग चिंतामणि रस देंगे। I'm not talking about that. I'm talking about अगर उसको MI हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तब क्या करेंगे? मैनुअली सही है, ऑटो फोकस कुछ नहीं इसके अंदर। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है साहब, चरक ने लिखा है और महाप्रकाश नेगेटिव में भी वर्णन मिलता है। अगर हृदय रोग वातज चेस्ट पेन के साथ में हुआ है तो दशमूल क्वाथ, सेंधवा नमक और स्नेहयुक्त कंठोष्ठ पिलाना है, यानी गले तक भर के पिलाना है और बाद में उसकी उल्टी करवा देनी है। ना इसमें फ्रेम रेट 20 से ऊपर आने का, ना इसमें आवाज नहीं आ रहा। 20 करवाने के बाद धूपन करवाना है और उस पेशेंट को फिर MI जैसा कोई सिम्टम नहीं होगा। बाद में चोक चिनादि चूर्ण स्नेहयुक्त, देखिए मैं बार बार स्नेह बोल रहा हूं, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं कि भाई साहब गलती से स्नेह मत दे देना। और आज जब अमेरिका में रिसर्च हुई, वो खुद बोलते हैं वी शुड एडवाइज टू टेक द पेशेंट काउ घी बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कार्डियक पेशेंट। काउ घी तो मैंने पहले कहा जी स्नेहयुक्त कहा आचार्य में HDL, अच्छा वो HDL LDL की लड़ाई है। नेक्स्ट इज अगर जलन के साथ में हो रहा है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दिक्कत हो रही है, तो उस पेशेंट में क्या करना है? उस पेशेंट के अंदर साहब मध्युष्टि का प्रयोग करना है, ठीक साहब। और अगर कफ में हो यानी हैवीनेस हो रही हो पेशेंट को, चेस्ट पेन 3 प्रकार, कार्डियक पेशेंट में 3 है, वातज, पित्तज और कफज। एक में पेन होगा, एक में बर्निंग होगी और एक के अंदर छाती भारी लग रही होगी, चेहरा डाउन लग रहा होगा, सुस्ती लग रही होगी, ठंडा पसीना आ रहा होगा। इन दैट केस पिपली चूर्ण डालना है कशमूल के साथ। ये मैंने नहीं कहा साहब, आचार्य सुश्रुत ने कहा। अब इसके ऊपर मेरी लाइफ का लिविंग एग्जांपल, मेरे खुद का माय वन ब्रदर सौरभ गुप्ता, मेरा छोटा भाई, उसको एक दिन चेस्ट पेन हो रहा था, तो चेस्ट पेन हो रहा था तो उसने मेरी बात सुनी नहीं। उसको लगा कि भाई साहब भैया तो मजिले में, तो वो उठ के गए, मैक्स में जाके लेट गए। ECG में चेंजेस थे, डॉक्टर ने बोला भाई साहब एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैं कहा एक काम कर, एंजियोग्राफी 4 घंटे बाद करा लियो, तो मेरी भी सुन ले आप। तो सो रहा था, मैंने कहा भाई मैं जाके अब आ जा, तो हम उसको बुलाया, उसको सिमिलर तरीके से वमन कराया। वमन कराने के बाद हमने कहा अब तुम एंजियोग्राफी कराओ, ECG कराओ, इको कराओ, तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। गारंटी से नहीं, ECG में चेंजेस थे, इको में नॉर्मल आ गया, नो इस्केमिक चेंजेस इन द हार्ट। नॉर्मल आ गया। उस टाइम ज्यादा टाइम इसका लिविंग एग्जांपल हमारी फैमिली है कि अगर आप कहें कि इसका प्रयोग नहीं किया, तो इसका प्रयोग इतना, अगर आपने अपने स्वयं पे प्रयोग नहीं किया तो आप वैध किस चीज के हो, तो आपकी वैदिकी बेकार है, ठीक साहब। तो आपका कार्डियक पेशेंट रिपेयर हो गया, करने वाले आप होने चाहिए, रिपेयर हो जाएगा ये आपका पेशेंट। अब आपको समझ में, अस्पताल में बेड कैसे भरेंगे, हमारे वाले बेड कैसे भरेंगे, आप रोकने वाले चाहिए। इसी प्रकार हमारे एक बहुत सीनियर भैया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विजय जी, हमारे साथ वो जोधपुर गए, सॉल्बिट्रेट खा रहे थे, रात भर खाई उन्होंने सॉल्बिट्रेट, हर 1 घंटे में खाई, चेहरा डाउन, पल्स रेट, टैकीकार्डिया, बीपी लो हो रहा था। मुझे बुलाया उन्होंने 5-6 घंटे बाद कि डॉक्टर साहब मेरा मामला गड़बड़ हो रहा है। मैं कहा उठो विजय जी, आपको दिल्ली तो लेके जाना पड़ेगा, अब यहाँ कहाँ आपका मैं स्टेटमेंट पढ़वाऊंगा, जी कुछ तो करो। मैं कहा जी आओ, सामान तैयार किया, भाई साहब अमन करा दिया। अब उनके खांसी हुआ हो, बुखार हुआ हो, जुकाम हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, पिछले 3 साल में वो चेस्ट पेन फ्री मिलता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मैच नहीं चलेगा। विजय जी के साथ अगर जो जैसे पोजीशन आ जाए बहुत ज्यादा हार्ड जी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फांसी करवा दीजिए। हाँ जी उससे ही ठीक हो जाता है। जी सर। तो विजय जी से कभी भी आप या रूपा जी पूछ लेना
कि 3 साल में दोबारा कभी चेस्ट पेन हुआ, यार बाकी सब कुछ हुआ, ये चेस्ट पेन नाम की चीज नहीं मुझे मेरे। हाँ अब ठीक है। दिस इज व्हाट इज अ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि आपने क्या किया, जैसे आपने वमन कराया तो जो हार्ट में रुकी चीज थी वो शरीर से बाहर निकल गई और आपका जो ब्लॉकेज था वो रिपेयरिंग स्टेज में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नीचे फ्लिप हो रहा हाँ जी, क्राइसिस मैनेजमेंट आयुर्वेदा मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड। यस, एनी मेडिकल प्रैक्टिस टू हैव टू इमरजेंसी कंडीशन आयुर्वेदा अनलेस द डिजीज क्राइसिस रहती उपद्रव एंड अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट आपको पता होना चाहिए भाई साहब किसका अरिष्ट आ चुका है। कभी कभी पेशेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका अरिष्ट दिख रहा है, उसको क्या कहना चाहिए, भाई ठीक समय कट रहा है जी, कटने दो, लेट इट बी। The उपद्रव may lead the patient into the unforeseen problems and condition where the अरिष्ट लक्षण are the symptom denoting the bad prognosis। मैंने क्या कहा, विजय जी के अरिष्ट नहीं थे, रोग था। मेरे भाई के अरिष्ट लक्षण नहीं थे। अरिष्ट लक्षणों के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भैया आसपास मक्खी घूम रही होती है बहुत ज्यादा, मरीज का क्या नाम है दुर्गंध आनी शुरू हो जाती शरीर से, बैठा है कोई मूड नहीं है बट एक अनफॉर्सिंग स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये इस बात का साइन है कि बॉडी अंदर से डिके हो रही है, 5 लाख साल की अंदर से ही मैं स्कॉलरशिप पर मैं 2.5 लाख डिके हो रही है। तो ये कुछ अरिष्ट लक्षणा के अंदर आपको ये समझने की बात है। 3 ईयर का कोर्स है। हाँ टोटल अगर मेरे को पूरा ऐसे वो करना है तो अब एक अरिष्ट लक्षणा के अलावा एक इमरजेंसी आपको और बताता हूँ। मैं परसों की बात है, मैं जोधपुर वाले संस्थान में था, एक रोगी हमारा स्टाफ बीरबल नाम है जी उसको 4 दिन से एब्डोमेन में पेन था, ठीक सा फीवर आ रहा था, साथ में उसको 4 से 5 बार लूज मोशन हो रहे थे। तो उसकी धर्मपत्नी हमारे कुक है, उसकी धर्मपत्नी आई कि डॉक्टर साहब दवाई भी करवा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, इनके आराम नहीं पड़ रहा। मैं कहा जी बुला लो, ठीक साहब बुला लिया। बुलाने के बाद मैंने देखा एब्डोमेन टेंडरनेस है जी, अच्छी बात है साहब। हमने लगाई उसको पिच्छा बस्ती, अब सीधा पिच्छा बस्ती में डाला 25 ग्राम बिलवादी चूर्ण, 100 ml दूध, 100 ml पानी, बॉईल किया। जब केवल दूध रह गया तो केवल बस्ती लगा दी उसके, ठीक साहब। उसके बाद उसको बोला अब क्या करना, सूत शेकर रस, ठीक, अमृता अरिष्टम और चित्रकाती वटी, ठीक साहब। नेक्स्ट डे सुबह में मेरे को मिला, हाँ जी, मैंने कहा भाई कैसे हो, अरे डॉक्टर साहब 1 घंटे बाद ठीक हो गया, ड्यूटी पे दूंगा आपके सामने। कह जी बुखार, मैंने कहा बुखार आया नहीं मेरे। तो बस्ती एक ऐसी चिकित्सा है जो किसी भी रोग के अंदर आपको वो फायदा दे सकती है जो शायद आपको कई सारे इंजेक्शन नहीं दे सकते। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। As a medical science, even the Ayurveda don't explain the emergency of all category. फीवर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास बिलवादी चूर्ण ना हो तो सोप वाटर एनीमा अगर आपने लगा दिया तो आप मान के चलिए आधे घंटे में 106 बुखार 99 पे आ जाएगा। अगर 1% भी डाउट है एक पेशेंट में करके देख लेना। ये मैंने नहीं कहा, सब रिसर्च प्रूवन है। क्या बोला मैंने, सोप वाटर एनीमा इन फीवर, 106 फीवर भी है तो 99 फीवर आ जाएगा सिर्फ हाफ एन आवर। उस पेशेंट को मल्टीपल लूज मोशंस हो रहे थे, इसलिए मैंने बिलवादी की बस्ती लगाई और वही पिच्छा बस्ती लगाई। निरूहा अनुवासन की बात नहीं कर रहा हूँ, पिच्छा बस्ती सिर्फ उसने क्या किया, संग्रहण कर दिया। उसे एंट्रिक टाइप ऑफ फीवर हो रहा था, उसकी आंतों के अंदर क्या था, कोलाइटिस की वजह से फीवर आ रहा था और वो फीवर उसका सबसाइड हो गया जैसे ही उसका, क्योंकि आपका जो ओरल रूट है यानी मुंह से दवाई पचाने का जो वो है कार्यक्रम वो बंद पड़ा है। अगर फीवर में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका सलाइवा काम कर नहीं रहा, आपका स्टमक काम कर नहीं रहा, अब बॉडी में दवाई जाएगी कैसे। बॉडी में ब्लड सप्लाई 2 जगह सबसे ज्यादा है, एक साइकिल ऑफ इल्विलस ब्रेन के अंदर और दूसरी मेजेंट्री के अंदर। तो जैसे आपने गुदामार से दवाई लगाई वो इंस्टेंटली एब्सॉर्ब होके पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगा और उसी रोगी का, इसलिए मैंने कहा आधे घंटे में फीवर नीचे निकल आया। चलिए मेडिसिन स्किल फिजिशियन इक्विपमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। Very unfortunately, no, it is because nobody wants to have blame of lack of medicine, skill, equipment. इसलिए आप क्या करते हैं, नियरेस्ट सेंटर में रेफर कर देते हैं। अच्छा, अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो आप जीवन में कभी डॉक्टर सिर्फ क्या रहोगे, रेफरल डॉक्टर रहोगे। क्या रहोगे, रेफरल डॉक्टर।
अच्छा जी, जीपी होते हैं साहब, बहुत बढ़िया जिंदगी होती है। खांसी है तेरे, एक्सरे करा ला। पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करा ला। कमर में दर्द है, एक्सरे फिर करा ला। खांसी तेरी 10 दिन से ज्यादा हो गई, बलगम चेक करा ला। यानी कितने अच्छे डॉक्टर हैं जिनके भरोसे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जिंदा है। मतलब मरीज को एक बार उसकी पल्स भी देखी, स्टेप भी देखा, क्लियर है। बस दूर से खांस लेगा, ठीक, चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ घुमा दिया। मरीज बेचारा घूम घूम के ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब इतने टेस्ट करा लिए मैंने कि अब मेरे कोई बीमारी नहीं है, अब मेरे कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट करा लिए। और समझदार फिजिशियन क्या कहता है, वो पेशेंट आएगा आपके पास, डॉक्टर साहब एक बोरी भर के मेरे पास कागज है, पहले मेरे कागज पढ़ो। अच्छा जी, आप एक कागज पलटोगे, कुछ नहीं मिला, दूसरा पलटोगे, अच्छा 98 चवन्नी तो मेरे पैर में भी दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, इसमें भी कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिला। हाँ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कह रहे इसका बोझ जब से उठा रहा हूँ तब से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बस ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मेरे लाख रुपए लगे, इसमें बीमारी कौन सी है? थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात। रोगी अब बीमार नहीं है, वो ये जानना चाहता है लाख रुपए मेरे जो लगे, बीमारी कौन सी निकली, और मुझे कुछ नहीं जानना। तो दवाई वाई खानी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो मेरे को एक मेरे पड़ोस में अंकल मिले थे, उन्होंने एक चूर्ण बता दी, तब से मैं ठीक हूँ। भाई ये जानने आया आपके पास, आप डॉक्टर हैं, बीमारी ढूंढ के बताएं इसमें क्या थी, क्या थी, ठीक ना हो गया। सो इसलिए आपको समझना है कि अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज होगी तो पेशेंट कभी भी आपको नियर बाय हॉस्पिटल रेफर नहीं करना पड़ेगा, वो आपके जगह ही ठीक हो जाएगा। अगर उस पीपल की बात करें तो अगर मैं गलती से अपनी ओपीडी बैठा होता, रेफरल डॉक्टर होता, तो सबसे पहले उसका सीबीसी, एलएफटी, केएफटी और एक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बताता कि तुमको क्या दवाई खानी चाहिए। उतनी देर के अंदर हो सकता है वो खुद भी ठीक हो जाता, क्योंकि फीवर अगर वायरल था तो 7 दिन का टाइम था। वो कहता डॉक्टर साहब जब से आपने टेस्ट कराया है बिना दवाई के मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। वहां पर क्या चाहिए थी? आपकी युक्ति। दैट्स इट। पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट लेने आया था, आपसे रेफर कागज लेने नहीं आया था। ही केम हियर फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट विद यू। So another interesting thing, institutional Ayurveda hospitals have the emergency cell that never works. हमारे अस्पतालों में कहने के लिए इमरजेंसी है, लेकिन हम उस पर कभी भी अपनी तरह कार्यरत नहीं रहते। We prefer, अच्छा भाई एक बात बताओ, एक बात तो ये भी सही है, रेफर करने के अगर डॉक्टर को मिल रहा हो तो क्या जरूरत है अपना सर लगाने की? अगर वो प्लान है तो फिर ठीक है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा कि भैया अगर वैद्य को कुछ मिल नहीं रहा, ना सबसे पहले धन, नाम, फ्रेंडशिप या फेम, तो कुछ नहीं करना चाहिए। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको धन भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और मित्रता भी मिलेगी। अगर हमारी, जिसे आप कह सकते हो एक्सेप्ट एलोपैथिक साइंस, उसका नाम इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू डील विद इमरजेंसी। हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं जब इमरजेंसी वर्ड आता है। हम कहते हैं भैया ये अपना काम नहीं, अपना काम तो क्रॉनिक डिजीज में है। और प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर आप भी बीमार हो गए, अगर आपके कमर में दर्द है, कोई डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए मांगे, आप कहो भाई साहब कौन सी आफत आ रही है, 4 दिन और कमर में दर्द है, चलने दो। बट अगर इमरजेंसी होगी तो 2 लाख भी देने को तैयार हो जाओगे आप। अगर कार्डियक पेशेंट है, आप 2 लाख भी देने को तैयार हो जाओगे। अगर बेहोश पड़े हो तो भी 2 लाख देने को तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा अरे डॉक्टर साहब ऐसे हल्की सी खांसी थी, डायबिटीज बढ़ी हुई है, कर वो गोली लिखवा लेंगे, गोली लिखवा लेंगे, ऑनलाइन डॉक्टर मिलते हैं 500 रुपए पे, हम करवा लेंगे अपना काम। सो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको इज्जत, मान, सम्मान सब चाहिए पूरे विश्व में, तो आपको इमरजेंसी डीलिंग में उतरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Do Ayurveda have a drug database to treat emergency? Once again the answer is no. लोगों को पता ही नहीं है साहब। There is no effort made towards the isolation of emergency drug database and testing. किसी ने effort डाला नहीं, enthusiastic Ayurveda lovers है ही नहीं जो contribute करे experience को safeguard। ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं पूरे भारत में जिन्होंने लाखों इमरजेंसी डील करी है। मैंने वैद्य का मतलब आयुर्वेद से नहीं कहा, हर डॉक्टर को वैद्य कहते हैं। हमारे भारत में उसको वैद्य कहते हैं, फॉरेन में उसे DOCTER कहते हैं, हमारे यहाँ को वैद्य कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी में उसको वैद्य कहते हैं। और अगर हम अरब कंट्री में जाए उसे हकीम कहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है, कुछ जी भैया वैद्य जी, एक साथ। तो वैद्य जी का जो झोला होता है उसमें सब कुछ होता है जी। नेक्स्ट स्लाइड। Many medicines had the present contemporary medical facility
faculty to use as a are developed from the plants initially and chemical structure isolated to prepare artificial biochemistry department. Example, morphine, acetic like acid, xylocaine and many more. अच्छा, अभी लेटेस्टली हमने अभी फिशर के ट्रीटमेंट में एक नया ट्रायल लिया विदाउट यूजिंग xylocaine इंजेक्शन, कि अगर हम आसानी से रोगी को बिना इंजेक्शन लगाए केवल xylocaine जेली लगाकर भी आसानी से उसके फिशर का सेकेंड डिग्री पाइल्स का इलाज कर सकते हैं। करेक्ट? आपने डेमो देखा अपनी आंख से, यानी रोगी को इंजेक्शन लगाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक साहब मुझे टकरा गए कि साहब आपके जमाने में सर्जरी कैसे होती थी, आप तो कह रहे हो शुद्ध फादर ऑफ सर्जरी थे। करेक्ट साहब? ये लोग कहते थे। तो तब मेरे पास एक ना फ्रूटफुल आंसर नहीं था, क्योंकि तब तो हमने एक ही मजाक में बोल दिया, भाई सूरा पिला के करते थे, सूरा पिला दिया सर्जरी होगी साहब। एक मैंने सोचा यार कि ओरली को मना होता है, तो सूरा पिला के सर्जरी कैसे की होगी। तो देन आई थॉट, तब मुझे बात समझ में आई कि ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिसे आप आज की डेट में क्लोरोफॉर्म देकर आप जनरल एनेस्थीसिया देकर सर्जरी करते हो। तो हमारे उस जमाने में जो सर्जन थे वो उन्हीं द्रव्यों को सुंघाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को साइलेंट करके भी सर्जरीज करते थे। ठीक है सर? और आचार्य सुश्रुतोच्चारक ने क्या कहा, स्नेहन स्वेदन के उपरांत सर्जरी करो, यानी नस में चूर्ण में उन्हीं द्रव्यों को दे दो जैसे भांग सुना दी, तो क्या होगा, आपका वो फेज निकल जाता है। तो इसी प्रकार एक बार एक पेशेंट आया, उसको xylocaine से रिएक्शन था और उस लेडी को पाइल्स थे। अब सवाल यह है इसकी सर्जरी कैसे होगी। xylocaine से प्रॉब्लम है, आपने तो जेली काम करेगी और ना इंजेक्शन काम करेगा, अब क्या करें। तो तब गुरु ओम प्रकाश जी थे वहां पर, कह रहे बेटा एक काम करो तुम विकास गुप्ता, इनका जी गुरुदेव आज्ञा करें, बेटे बर्फ डालो, बर्फ के टुकड़े ले आओ। गुरु जी आ जाएंगे, कहना इसके गुदा मार्ग पे बर्फ डाल दो। मैं गुरु जी बर्फ डाल दे टुकड़े टुकड़े, कह रहा बर्फ डाल दो। मैं बर्फ डाल दी साहब। You know this, कि अगर बर्फ के अंदर कोई हिस्सा रख दे तो वो ऑलरेडी कुछ देर के लिए एनेस्थेटाइज हो जाता है। बर्फ डाल दी, पिघल गई, डॉक्टर साहब ने बोला जोर लगाओ माता जी, उनने पकड़ा बांध दी। जितनी देर में उसका इंपैक्ट लूज हुआ उतनी देर में धागा बंध गया। ठीक है? तो ये सब क्या चीज है, दैट डिपेंड्स हाउ यू गोइंग टू डू योर प्रोसीजर्स। यहाँ पर इसलिए कंबाइंड बातें करनी पड़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर शारसूत्र के भी डॉक्टर्स आए हैं, उनको ये लगे कि डॉक्टर साहब आपने वो शारसूत्र की तो बात करी नहीं, हम इतनी दूर से चले आए आपसे मिलने के लिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट एज वेल यूटिलाइज कंटेम्परेरी मेडिकल ब्रांचेस एंड द आयुर्वेदा ऑन द ऑर्थोडॉक्स स्टेट वेयर इट इज। नेक्स्ट स्लाइड। How treatable disease become crisis? Charaka has also long stand stated that the lack of equipment, attendant, patient incapability, lack of physician skill, non-availability of management, delayed treatment schedule make the curable disease as incurable and crisis established. यहाँ आपको क्या समझना है कि अगर आपको सही समय पे सही निर्णय ले ले, सही इक्विपमेंट आपके पास हो, सही द्रव्य आपके पास हो, तो रोगी के प्राण बचाए जा सकते हैं। और ये तीन चीज अगर आपके पास नहीं है तो जो रोगी बच सकता था वो आपकी नेग्लिजेंस से, कि आप नेग्लिजेंस ये नहीं कि सामान नहीं था, नेग्लिजेंस ये कि दिमाग का सामान। अगर आपके पास है टीपीए एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तो आपका इलाज होगा मुफ्त। यदि आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक में होने वाले कैंप और ऑफर के बारे में जानिए।